आज सबसे पहले बात करेंगे मेरठ की, जहां पर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और आज खास तौर से आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है उसमें रणनीति वो बना रहे हैं। मिशन 2019 के लिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि किस तरह से, चाहे हम गठबंधन जो बन रहा हो, कुछ सियासी दल एक साथ आ रहे हैं, उसको लेकर वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दावा हो रहा है 73 सीट्स इस बार जीतने का, तो वो कैसे जीतेंगे उसको लेकर। और वोट प्रतिशत अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो अगर तमाम पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो वोट प्रतिशत यकीनन जो है उनका ज़्यादा हो जाएगा, भले उनके पास फेस हो या ना। उस सूरत में क्या कर सकते हैं बेहतर, तमाम उस पर स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। उमेश, अभी तक महामंथन में क्या कुछ छन कर निकला? ये देखिए, बीजेपी के महामंथन का दूसरा दिन आज है। बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंच चुके हैं और इस वक्त मंत्रणा की जा रही है। जीत का मंत्र गुरुजी यानी अमित शाह द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ पर खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। और अमित शाह जी एक क्लास की तरह, जैसे मास्टर कोई क्लास लेता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, कुछ ऐसे ही अंदाज में जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त बंद कमरे में ये मीटिंग चल रही है, मीडिया को इस मीटिंग से बाहर रखा गया है और अमित शाह जी लगातार जीत का मंत्र ही बता रहे होंगे और इसके बाद 3:30 बजे के आसपास सांसदों और विधायकों को भी संबोधित करेंगे। और जैसा कि कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 73 से भी बेहतर ये नारा दिया था, तो 73 यानी मिशन 73 प्लस को लेकर के बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगी, ये तय हुआ है। और कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए गए हैं, जिनमें शुरुआती दौर में जो 15 अगस्त से कुछ नए सीरीज जगह जगह विभिन्न जिलों के स्तर पे चलाएंगे, जिलों के स्तर पर बैठ के करेंगे और 15 अगस्त से शुरू होकर के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से 15 सितंबर तक ये पूरा का पूरा आयोजन बीजेपी विभिन्न जिलों में करेगी। और अपनी जो सदस्य हैं उनको बढ़ाने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। उस टोल फ्री नंबर के जरिए बीजेपी अपनी मेंबरशिप को भी बढ़ाने के लिए आगे कवायद करेगी। ये प्रमुख बिंदु हैं जो कुछ देर पहले विजय बहादुर पाठक, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन्होंने बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो उमेश, आपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसमें आपने बताया कि ठीक है, कुछ यात्राओं का आपने जिक्र किया और कोऑर्डिनेशन बनाने की बात हो या फिर लोगों को जोड़ना होगा तमाम योजनाओं से। एक बेसिक सा प्रश्न जो है वो ये कि बहुत सी, अगर हम बड़े लीडरान का जिक्र करते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बिना साथ सबको लिए आप चल नहीं सकते, तो वहां पर कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या उसको लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मतभेद मनभेद जो आते रहते हैं सामने वो खत्म हो जाएं? डेफिनेटली जीनत, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने कहा कि जो मनभेद और मतभेद की सूचनाएं आती रहती हैं, खासतौर से राम मंदिर के इशू को लेकर के जिस तरह से बीजेपी में दो धड़े, एक तरह से कह सकते हैं विनय कटियार का एक अलग रिएक्शन आता है, साध्वी प्राची का अलग रिएक्शन आता है और केंद्रीय गृह मंत्री का अलग रिएक्शन आता है। तो बीजेपी में राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से खींचतान है, एक पक्ष चाहता है कि राम मंदिर ताकत के बल पर बनाया जाए और दूसरा पक्ष चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका सम्मान किया जाएगा और संकल्प पत्र का कोई विकल्प नहीं है, दूसरा पक्ष ये कहता है। तो राम मंदिर को लेकर के ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर खाने इसमें भी खींचतान है कि क्या राम मंदिर को मुद्दा बनाया जाए मिशन 2019 में, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के तमाम आला नेता जो हैं वो यही कहते रहते हैं कि हम संकल्प पत्र के से आगे बढ़ेंगे, संकल्प पत्र का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में ये जो मनभेद और मतभेद की बात सामने आती है वो डेफिनेटली एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी की एक विचारधारा है तो उसी विचारधारा से सभी नेताओं को बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी में ही अगर बिल्कुल आला नेता बोलेंगे, अलग अलग बयान देंगे तो थोड़ा सा वो कौतूहल खुद और नेताओं में भी हो जाता है। इसी वजह से ये प्रश्न उठता है। उमेश, आप क्योंकि भी चल रही है बैठक तो आप नजर रखिएगा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आप महामंथन करें तो सबसे पहले जरूरी है कि जो पार्टी के अंदर ही मतभेद और मनभेद है उसको खत्म करके ही आप विरोधियों से लड़ सकते हैं, और जो 73 का जिक्र हो रहा है तो वो तो तभी मुनासिब है। और कुछ ऐसे विषय जिस पर सभी उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले, और उन्होंने बोला। एएनआई को एक इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने उसमें ना सिर्फ एनआरसी, ना फिर सिर्फ राफेल डील या रोजगार को लेकर तमाम विषयों पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया है विपक्ष को।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में एनआरसी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी है, साथ ही विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। दरअसल उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। असमान और हताश दलों का एक गैर वैचारिक समूह कोई महागठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक दुस्साहस है। निश्चित रूप से हमें पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। विश्वास है कि हम जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। केंद्र सरकार कानून को लागू करने, नागरिकों की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी भारतीय नागरिक को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उन्हें उनकी नागरिकता साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आरक्षण अभी रहने वाला है, इस पर हमें शक नहीं करना चाहिए क्योंकि इस विषय पर बहुत बार प्रश्न उठते रहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के सपने इस देश की ताकत है। जीएसटी पर राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के दौरान लोगों को भड़काने की कोशिश की। राफेल डील एक पारदर्शी और ईमानदारी का सौदा है जो दो सरकारों के बीच हुआ है। बाकी सब झूठा प्रचार है जो देश हित को नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस झूठ बोलती है और बार बार दोहराती रहती है। कोई भी व्यक्ति जो जनता का पैसा लेकर भागेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सितंबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच 45 लाख औपचारिक रोजगार पैदा हुए हैं। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए। हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित, संपन्न और हिंसा मुक्त राष्ट्र बने। तो प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। अब ये तो मुनासिब है ही नहीं कि अगर जवाब दिए हो तो उस पर रिएक्शन नहीं आया हो। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग की बात करें या फिर राफेल या जीएसटी की, देखिए क्या रिएक्शंस आए हैं। जी गुमराह करने की कोशिश करते हैं पल पल। गुजरात में रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का, भारतीय जनता पार्टी से 6 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ज्यादा पाई है और आपने तो 43 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे जगह जगह पर, नॉर्थ ईस्ट से लेके और जगह जगह पर। आपकी अकेले की कहीं सरकार नहीं है। सजा याफ्ता एक्यूज्ड को, जिनको कोर्ट ने बाकायदे कन्विक्ट किया है, उनका कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, वो खाली बेल पर आए हैं, उनको जो है माला पहना करके केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और आप कहते हो कि हम लिंचिंग की घटनाओं का जो है हम जो है उनको कंडेम करते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। जिस आधार कार्ड की हम बात करते हैं कि बहुत जरूरी है, आपके बैंक से जुड़े काम हो, बच्चों के एडमिशन से जुड़े काम हो, तमाम कामों के लिए आधार कार्ड को जरूर बताया गया, वो कुएं में पड़े मिले हैं सीतापुर में। अब सवाल यह है कि आखिर किसने फेंके, क्या किसी की शरारत है या फिर बड़ी लापरवाही। तो ये बड़ी खबर सीतापुर से, जहां कुएं में सैकड़ों आधार कार्ड जो मिले हैं, हुसैनगंज मोहल्ले के कुएं में आधार कार्ड मिले हैं और शहर कोतवाली इलाके का मामला। अब इसकी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है कि आखिर ये लापरवाही है या किसी की शरारत। जम्मू कश्मीर के बटमालू का जिक्र करेंगे, जहां पर एक ऑपरेशन चला। उसके बाद जो है जो तस्वीरें सामने आई कि 2 जो आतंकवादियों के सहायक हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर के बटमालू में आज सुबह ही आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान जो है वो शहीद हो गए, जबकि 3 जवान जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से आतंकवादियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनकाउंटर साइट से यहां पिछले छिपे हुए आतंकी फरार हो गए। आज सुबह आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद ही सुरक्षा बलों ने बटमालू के दियारवानी की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों को भी फायरिंग करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला था रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट इन दिस बटमालू एरिया में, और उसी के चलते हुए इनिशियल सर्चेज की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी के साथ। उसी इनिशियल सर्चेज में हम लोगों ने एक हाइड आउट बस्ट करा है और इनिशियल कार्रवाई के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जिसमें मिलिटेंट जख्मी हुआ है और अभी इस इलाके का मुहासरा हो रखा है और सर्चेज जारी हैं। इस पूरे इंसिडेंट में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हैं 5 अफराद हैं वो तो जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक को शहादत प्राप्त हुई है। परवेज अहमद का जिक्र करेंगे, जो कि इस पूरी मुठभेड़ में जो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल, वो शहीद हुए और उनका श्रीनगर में ही काफ़ी हमें कहें कि दुखद तो तस्वीरें ये हैं ही, लेकिन
श्रीनगर में जवानों ने आखिरी सलामी उन्हें दी है। परवेज अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सदस्य थे और इस तरह के ऑपरेशन में कई बार भाग ले चुके थे, लेकिन आज का ऑपरेशन उनके लिए आखिरी साबित हुआ और वो देश पर कुर्बान हो गए।